नमस्कार, एग्जाम प्रिपरेशन पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एक परिचय से मौर्य साम्राज्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 320 बीसी में। 320 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी है। चलिए, दूसरा सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तीसरा सवाल कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की जो सत्ता थी वो चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी। ये विष्णुगुप्त चाणक्य का बचपन का नाम था। अगर इस सवाल में आए तो इस टाइप से एक सवाल पीसीएस में पूछा गया है। फिर आगे चौथा कहता है सवाल कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 320 ईस्वी है, हालांकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था अर्थात बीसी में हुआ था, और यहाँ एडी है। पांचवा सवाल कर रहा है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुए थे। छठा सवाल कर रहा है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। तो मेगास्थनीज जो थे वो पाटलिपुत्र में 315 ईसा पूर्व में आए थे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मेगास्थनीज थे वो भारत में 5 वर्षों तक रहे। ठीक, और भारत में 5 वर्षों तक रहे, वो भी पाटलिपुत्र में रहे थे। 304 बीसी से 299 बीसी तक पाटलिपुत्र में रहे। सातवां सवाल कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। अर्थात सवाल का कहने का अर्थ ये है कि जो मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, बट मेगास्थनीज को किसने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर भेजने वाला, मेगास्थनीज को भेजने वाले शासक थे। आठवां सवाल कर रहा है कि किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। नौवां सवाल कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य थे। 10वां सवाल कह रहा है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक, तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। 11 नंबर कह रहा है वो स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रशासन कह रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक के शिलालेख। तो आंसर जो होगा इंडिका हो जाएगा। ठीक, अब जो ऑप्शन दिया हुआ है इन पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दिव्यवदान एक बौद्ध साहित्य है, ठीक, जिसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। इसका उल्लेख अर्थात वर्णन एक बौद्ध साहित्य जिसका नाम है दिव्यवदान, इससे मिलता है। दूसरा कह रहा है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो था एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है, अर्थशास्त्र शासन की सिद्धांत की पुस्तक है। तीसरा है इंडिका, जिसके बारे में चर्चा की है, बट इंडिका जो मेगास्थनी द्वारा रचित एक साहित्य है जिसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का सबसे सुंदर सूचना प्राप्त होती है। चलिए आगे 12 नंबर सवाल कर रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। 13 कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। 14 कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौटिल्य थे, और यहाँ पे एक और लिखा है कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य विष्णुगुप्त भी था। 15 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो प्रशासन के शासन के बारे में कह रहा है। ठीक, तो मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक थी यानी साहित्य थी उससे प्राप्त होता है। 16 नंबर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उत्तराधिकारी जो बने चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 17 नंबर कह रहा है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहते थे। तो ये बिंबिसार के दरबार में बिंदुसार के दरबार में रहते थे। 18 कह रहा है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। तो ये जो उल्लेख मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक, अब थोड़ा इस 13वें शिलालेख के बारे में देख लेते हैं। 13वें शिलालेख में जो महत्वपूर्ण था वहाँ नोट कर दिया, यहाँ नोट कर लिए। 13वें शिलालेख में 5 यूनानी राजा की चर्चा है, ठीक, जिनके साथ अशोक के मित्रवत संबंध थे। कहने का अर्थ 13वें शिलालेख में और भी सारे बातें थी, बट इनमें 2 बात महत्वपूर्ण है तो नोट कर लिए हैं। और दूसरा ये है कि अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो पहला ये हुआ कि 5 यूनानी राजा की चर्चा है जिनके अशोक के साथ मित्रवत संबंध था। ठीक, सवाल भी वही पूछ रहा है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है, तो 13वें शिलालेख से मिलता है। और दूसरा ये कह रहा है 13वें शिलालेख में कि अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी पर कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। 18 के बाद 19 नंबर का रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब एक नजर तृतीय बौद्ध संगति पर देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था 250 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था,
और अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे। ठीक, ये 4 बातें ध्यान रखिएगा कि बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति किस वर्ष हुआ था, तो 250 BC में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इस समय शासक कौन थे, तो अशोक थे। और उस तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तीसरे थे। चलिए अब आगे 20 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी, तो तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। 22 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। 21 के बाद 22 कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन यहाँ पे ऑप्शन में 251 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। ऑप्शन ये भी हो सकता है क्योंकि 250 BC या 251 BC के आसपास ये आयोजन हुआ था। लगभग 250 ईसा पूर्व ले लिया गया है, तो 251 भी अगर आंसर में रहता है तो ये भी सही है। 23 कह रहा है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 24 कह रहा है कि किस युद्ध में भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की। ठीक, तो कलिंग यानी कलिंग युद्ध में भारी तबाही होती है जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण अशोक ने यह निर्णय लेता है कि वो युद्ध का जो नीति है उसे त्याग देगा और धम्म नीति की घोषणा करती है। चलिए 25 नंबर सवाल कर रहा है कि अशोक का धम्म क्या था, जो धम्म नीति उसने अपनाई थी वो धम्म नीति क्या थी, तो ये नैतिक आचार संहिता था, नैतिक आचार संहिता था। 26 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था, तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में था। 26 के बाद 27 कह रहा है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी, तो अशोक ने अपने राज अभिषेक के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी, बोध गया की यात्रा की थी। 28 कह रहा है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध या गया की यात्रा की। यहाँ जस्ट वही सवाल रिपीट किया गया है, थोड़ा चेंज कर दिया गया कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा की अपने राज अभिषेक के किस वर्ष की थी। 9 में यहाँ 10 में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 28 के बाद 29 नंबर कह रहा है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए, तो अशोक का जो स्तंभ लेख था वो बिहार के सासाराम और चंपारण में लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन है भागलपुर, कैमूर, चंपारण, छपरा, तो ऑप्शन में चंपारण सही हो जाएगा क्योंकि चंपारण से प्राप्त हुआ था। 30 कह रहा है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ लेख नहीं है, तो जस्ट अभी बताएं हैं कि बिहार से जो अशोक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है वो सासाराम से और चंपारण के लौरिया अरेराज, यहाँ पे लिखा हुआ है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे सवाल भी वही कर रहा है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ लेख नहीं है, तो ये सब तो हैं बट रूमनी देई जो है ये नहीं है, समझ गए होंगे। 31 कह रहा है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी क्या थी। सवाल का कहना है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे, तो उसमें से एक प्रांत प्राची भी थी, तो इस प्राची या प्राची प्रांत जो थी इसकी राजधानी क्या थी। तो चलिए एक नज़र यहाँ देखिए, अशोक के शासनकाल में 5 प्रांत थी, उत्तरा प्रांत, दक्षिणा प्रांत, अवंती, प्राची या प्राची बोल सकते हैं, प्राची या प्राची और कलिंग, ये 5 प्रांत थे। तो प्राची या प्राची की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, इसमें ऑप्शन के अनुसार पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के शासनकाल तक मौर्य साम्राज्य में 4 ही प्रांत थे। अशोक के द्वारा कलिंग के विजय के बाद मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत हो गए। तो इस पे मैप पे देख लेते हैं, यही रहा कलिंग जो जिसने अशोक ने जीता था। ठीक, अब प्राची या प्राची जो थी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये यहाँ पे हो गया। उत्तरी प्रांत इधर थी, दक्षिणी प्रांत राजस्थान के करीब में थी और अवंती एक प्रांत थी उसकी राजधानी उज्जैनी थी, यहाँ पे थी। 5 प्रांत हो गया, एक प्रांत, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां जो अशोक के द्वारा जीता गया था। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, 32 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्ता बना था। तो चंद्रगुप्त का जो महल था राजप्रसाद वो मुख्ता लकड़ी का बना था। 33 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो महल था वो कहाँ स्थित है, तो वो पटना के कुम्हरार में स्थित है। ठीक, वही लिखा हुआ है कि कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है कुम्हरार से। 34 कह रहा है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न एक बेतना कर सकता है, तो ये एरियन थे। ठीक, 35 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है यह प्रसाद मानवकृत नहीं है, वरुण देवी द्वारा निर्मित है, तो चीनी यात्री फहियान थे, इन्होंने कहा। 36 कह रहा है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण कराया था, तो ये अशोक थे। ठीक, ये 4 गुफा थे जिनमें थे सुदामा, विश्व झोपड़ी, चोपार और कर्ण, 4 गुफा थे। 37 कह रहा है कि गया के समीप नागा अर्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो क्या होता है, पहले तो आजीविकों के लिए अशोक गुफा का निर्माण कराते हैं, बाद में अशोक के पुत्र दशरथ भी नागा अर्जुन की पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफा का निर्माण कराते हैं, उसमें से एक गोपी गुफा भी होता है। ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दशरथ ने। 38 कह रहा है कि मौर्य कालनी चामार ग्रहणी
यक्ष प्राप्त हुआ था। तो ये यक्ष और यक्षिनी की जो मूर्ति थी ये पटना के दीदारगंज से प्राप्त होते हैं। 29-39 कह रहा है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल के बने जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त होती है, तो ये लोहानीपुर पटना से प्राप्त होते हैं। 40 कह रहा है कि पटना के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मिलता है, तो पटना के बारे में, खासकर पटना के बारे में तो मेगास्थनीज से मिलता है, क्योंकि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में 5 वर्षों तक रहा है। आगे कह रहा है 41 कि पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो स्वाभाविक है चंद्रगुप्त मौर्य हो, क्योंकि इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। 32 कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये पाटलिपुत्र में थी। 43 कह रहा है कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा था, तो ये बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के जो राजा थे फिलाडेल्फस, जिनका एक टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता था इन्हें, इसने डियानीसियस नामक एक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। 44 कह रहा है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस उपनाम धारण की थी, तो ये जो थे स्ट्रेबो। 45 कह रहा है कि यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था, तो ये बिंदुसार के दरबार में हुआ था। 46 कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भ्रावु स्तंभ लेख थे, जो वैराट स्तंभ लेख, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट अर्थात शासक बताया। 47 कह रहा है बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीवकों ने, क्योंकि अशोक ने आजीवकों के लिए बनाया था। 48 कह रहा है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो अशोक की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 49 कह रहा है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, 5-5 सदस्य की 6 समिति में संगठित थी। यह कथन किसका है, तो यह कथन मेगास्थनीज का है। 50 कह रहा है कि मौर्य शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह केंद्रीकृत था, ये करों का बोझ अधिक था, ये भी सही है, ये भी सही है, प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त तीनों सही है। 51 कह रहा है कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है, अशोक के संदर्भ में, उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, बिल्कुल सही है, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे, बिल्कुल सही है, उसने प्रजाहित और कल्याण का उपाय किए, बिल्कुल ये भी सही है, अर्थात तीनों सही है। 52 कह रहा है कि देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था, तो अशोक ने अपने आप को देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी से, अधिकांश अशोक के अभिलेख में उन्हें देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है। इस देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है सुंदर मुख। 53 कह रहा है कि धम्म महात्म्य का कार्य क्या था, तो धम्म महात्म्य का कार्य था धम्म नीति का क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना, ये भी ठीक है, जन कल्याण का उपाय करना, ये भी, अर्थात तीनों सही होगा, धम्म महात्म्य का कार्य तीनों था। 54 कह रहा है कि मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जु कौन था, तो न्यायिक अधिकारी थे, नहीं, सैनिक अधिकारी थे, नहीं, कर वसूलने वाले अधिकारी थे, नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो रज्जुक थे ये आधुनिक जिला अधिकारी थे, जिसे राजस्व प्लस न्याय, जिसे राजस्व और न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था, यानी जो रज्जुक थे वो आधुनिक जिला अधिकारी अर्थात एज लाइक डीएम, जिसे राजस्व और न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त है। ठीक, अब आगे कह रहा है 55 नंबर कि मौर्यकालीन विद्वान में किन का नाम आता है, तो कौटिल्य का भी आता है, पाणिनि का भी आता है, उपावर्ष का भी आता है, अर्थात तीनों का आता है मौर्यकालीन में। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, यहाँ डी दिया हुआ है, तीनों हो जाएगा। 56 कह रहा है कि मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, तो ऑप्शन कह रहा है कि पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद का अवशेष, ठीक है, ये भी दीदारगंज का यक्षी यानी यक्ष यक्षिनी की मूर्ति दीदारगंज से प्राप्त हुई है, बराबर की पहाड़ी जो आजीवकों के लिए बनाया गया था, ये भी सही है। राजगीर की सोन भंडार की गुफा, ये मौर्यकालीन में नहीं थी, ये मौर्योत्तर काल में इस पर चर्चा होता है। तो 1, 2, 3 यानी इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। चलिए आगे 57 क्या कर रहा है, 57 कह रहा है अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है, तो अशोक की जो धम्म नीति है वो द्वितीय स्तंभ से भी मिलती है, 7वें शिलालेख से ही मिलती है, 12 शिलालेख से ही मिलते हैं, उपयुक्त सभी से मिलते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 58 कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्मदान में अंतर स्पष्ट किए गए हैं, तो 9वां शिलालेख में अशोक के जो 9वां शिलालेख थे उसमें दान और धर्मदान दोनों में अंतर स्पष्ट किए गए हैं। 59 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है, देखिए विदेशी आक्रमण ये शामिल है, अयोग्य शासक भी हुए थे, ठीक, और आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट जो थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही हुए थे, इसके बाद देखने को नहीं मिलता है। प्रांतीय विद्रोह ये भी सही है, तो कह रहा है कि मौर्य काल में पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है, तो आर्थिक संकट नहीं होगा, बाकी बात ये तीनों देखने को मिलता है। अब आगे मयोत्तर बिहार का ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा जल्दी, हम एशियन हिस्ट्री और
इंडियन मैप का भी वीडियो लेकर आ रहा है। धन्यवाद।